हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल जो है अवस्थाओं के बारे में देखा था, जो हम लोगों की कल की क्लास हुई थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों की कल की क्लास थी, देखिए वो हर माह की, मतलब हर माह में क्या विकास होता है, कितनी चीजें विकास होती हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने यानी माहवार विकास के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और हम लोगों ने विषाक्तता के बारे में समझा था, विषाक्तता क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, कल हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया था कि हम लोगों को आज पढ़ना क्या है। हम लोगों ने ये बातें की थी कि हम लोगों को पढ़ना है क्या, कि मातृ कला एवं शिशु पालन ना। और हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। हर मतलब क्या है, हर एग्जाम में ये होम साइंस से जुड़े मतलब जो भी पेपर आप देंगे उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने मुख्य सेविका का एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा वहां पर भी ये सिलेबस में था, वहां पर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा रहा होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो शिशु पालन यानी कितनी विधियां होती हैं। तो देखिए इसकी विधियां तो कई हैं, लेकिन मुख्यतः जो चार है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है उसको भी, और हम लोग एक नजर से सबको देखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो चार हैं जो इम्पोर्टेंट है वही से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक। अब हम लोग क्या समझेंगे कि देखिए कि जैसा कि जानते हैं कि माँ माँ ना, माँ शब्द ही अपने आप में एक कहते हैं कि अपने आप को संपूर्ण बनाने वाला एक शब्द है। माँ शब्द ही क्या है, और कह सकते हैं कि ना बालक अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है, उसकी पहली शिक्षिका की बात की जाए तो क्या कौन है, वो माँ ही होती है, कि जो उसको क्या करती है, ज्ञान प्रदान करना शुरू करती है। ठीक है। वो उनके द्वारा वो क्या करता है कि मतलब कोई भी चीज पहले क्या है शुरुआती दौर पे वो सीखता है। तो मतलब एक बच्चे को संस्कार देना, और माँ शब्द तभी पूर्ण होता है जब उसमें क्या होता है, सब कुछ सारी चीजें हो, उनमें त्याग का भाव हो, कि सहनशीलता हो, सब कुछ क्या हो कि त्याग हो, सहनशीलता हो, क्षमता हो ना। और क्या कर सके कि मतलब क्षमा करने की, या कह सकते हैं कि माफी करने की, यानी किसी को कोई गलती कर दिया तो उसको भूलने की, ये सब क्या होती है कि उसके अंदर स्वतः ही मतलब सहनशीलता, त्याग, ये सब चीज क्या होते हैं, स्वतः ही एक माँ के अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो हम लोग को क्या देखना है, अगर यहीं पर हम लोग देखें तो मातृ व शिशु पालन का महत्व, मातृ कला एवं शिशु पालन का महत्व, शिशु पालन का महत्व। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, मातृ कला एवं शिशु पालन का महत्व ये क्या है। तो मातृ प्राप्ति में सहायक, मातृत्व प्राप्ति में सहायक, ये क्या करता है कि मातृत्व प्राप्ति में सहायक होता है, मातृत्व प्राप्ति में सहायक होता है। देखिए सारी क्लास आपकी हो जा रही है, लेकिन एक दिन इसकी क्या है, बूस्टर क्लासेस होंगी। ठीक है। तो हमने क्या समझा कि मातृत्व प्राप्ति में सहायक होता है। गर्भावस्था के महत्व का ज्ञान, गर्भावस्था के महत्व का ज्ञान। और क्या हो सकता है कि गर्भावस्था की आवश्यकताओं और गर्भावस्था की आवश्यकताओं और गर्भावस्था की आवश्यकताओं और उनकी पूर्तियों का ज्ञान, उनकी पूर्तियों का ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना, मतलब ये सब क्या होते हैं, ये सब उसके अंदर मतलब ये सब जानकारियां होती हैं क्या, कि प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना, प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना, प्रसवकालीन जानकारी प्रदान करना। और क्या हो सकता है कि शिशु पालन की दिग्दर्शक, मतलब शिशु पालन दिग्दर्शिका के रूप में ना, के रूप में सहायक, के रूप में सहायक, शिशु पालन दिग्दर्शिका के रूप में सहायक। और क्या हो सकता है इसमें, तो ये सब चीजें हैं। और क्या, स्वास्थ्य आदतों के विकास में सहायक, स्वास्थ्य आदतों के विकास में सहायक।
के विकास में सहायक। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु, जन्म दर को कम करने हेतु। किसके? तो जन्म दर को कम करने हेतु, जन्म दर को कम करने हेतु। अगर यहीं पर देखें तो ये हमने समझा मातृ कला एवं शिशु पालन का महत्व क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। अगर यहीं पर हम देखें तो क्या होता है, मातृत्व की अनिवार्य योग्यता, क्या क्या एक माँ बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो वहां पर अगर मातृत्व की अनिवार्य योग्यता की बात करेंगे तो क्या क्या होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले होनी चाहिए क्या, जैविक योग्यता। अगर जैविक योग्यता नहीं है तो क्या है कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी ना। तो जैविक योग्यता मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से वो बिल्कुल क्या है, ये चीजें इस चीज के लिए वो तैयार हो कि अपने बच्चे का वो पालन पोषण कर सकेंगी। वो अपने बच्चे को अगर अगर क्या है, इस चीज के लिए ही तैयार नहीं है कि नहीं मुझे अपनी जिंदगी जो है, अपनी लाइफ अकेले ही जीनी है, या अकेले ही बच्चे की परवरिश नहीं करनी है किसी, क्योंकि एक बच्चा लाइफ में एक बच्चा आ जाने से बहुत सी चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। देखिए हर टाइम पे प्राथमिकता अलग होती है, लेकिन एक बेबी के हो जाने पर प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता वो हो जाती है, बेबी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज में उस टाइम क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मतलब वो अगर मतलब बच्चे को भूख लगी तो अपनी खुद को ना खाकर, खुद को प्राथमिकता ना देकर पहले बच्चे को दी जाती है। बच्चा रो रहा है, अगर आपको नींद भी आ रही है, तो बच्चा रो रहा है तो अपनी नींद को हटाकर पहले क्या है, बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये क्या है कि मतलब अनिवार्य योग्यता है। पहले क्या है कि आपको मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम मतलब मानसिक रूप से भी क्या है, पूरा एकदम मतलब तैयार होना चाहिए कि हाँ आप इस चीज को कर पाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर पर देखेंगे आर्थिक। आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, अपने खुद को खाने को नहीं है, खुद के खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि नहीं एक बच्चे, अगर एक बच्चा हो जाए, दो बच्चा हो जाए, किसी तरीके से हम कर लेंगे। अरे उसके लिए भी एक बेबी हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप उस जिम्मेदारी को उठाने लायक हैं या नहीं, ठीक है। आप उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हैं या नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, उसको बहुत सी आवश्यकताएं होंगी, उसको पढ़ाना लिखाना है, उसको कपड़े वगैरह, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो बिना पैसे की वो चीजें नहीं हो पाएंगी ना। तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता है मातृत्व की, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पर देखें तो क्या होता है, यहीं पर देखें तो बेबी ब्लूज क्या होता है, बेबी बेबी ब्लूज ये क्या होता है, यह उदासी की भावना है। यह क्या है, यह उदासी की भावना है, जो बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों में ही क्या होती है कि जो बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है। तो हमने क्या समझा कि ये जो है कि बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों में हो सकता है, इसे ही क्या बोलते हैं, बेबी ब्लूज बोलते हैं। अब ये होता क्या है, अभी देखिए इसको आप लोग समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक तरफ लिखते हैं कि बेबी ब्लूज, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, PPD, यानी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ना। तो बेबी ब्लूज, और यहाँ पर PPD यानी पोस्टपार्टम पार्टम डिप्रेशन।
ठीक है। तो हमने क्या समझा, अब हम लोग इसको समझेंगे। ये बेबी ब्लूज होता क्या है, जो कि बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ये देखते हैं कि जैसे कि माँ क्या है, माँ को हमेशा क्या होगा, माँ हमेशा क्या होगी, डिप्रेशन में रहेगी। हमेशा किस में रहेगी, तो डिप्रेशन में रहेगी। और क्या होगा कि माँ जो है वो अग्रेसिव हो जाएगी, कि जैसे होता नहीं कि कभी कभी कब गुस्सा आना, कब क्या है कि मतलब उसका दिमाग शांत हो जाना, मतलब ये चीजें होंगी। क्योंकि ऐसे टाइम इसलिए होता है क्योंकि माँ को बहुत झुंझलाहट होती है, वो हर समय मतलब क्या होती है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर समय क्या है, वो अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं रखती, क्योंकि बहुत सी चीजें एकाएक अचानक बदल जाती है ना। जो चीजें मतलब उस टाइम क्या है, नींद नहीं पूरी हो रही है, क्या है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो ये कंडीशन ऐसी आती है, क्या है कि माँ जो है डिप्रेशन में रहेगी, माँ अग्रेसिव हो जाती है, बिना कोई कारण के, बिना कारण समझ में भी नहीं आएगा, और बिना कोई कारण के रोना, यानी क्या है, अग्रेसिव होना, अग्रेसिव होना। और क्या कर सकते हैं, बिना कारण रोना, बिना कारण रोना, किसी काम पर ध्यान न लगना, किसी काम पर ध्यान न लगना, दुखी होना, दुखी होना ना। तो ये सब क्या है, ये सब बेबी ब्लूज हैं। अगर यहीं पर देखें पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि अकेलापन, ये क्या है, डिप्रेशन रहेगी, अकेलापन रहेगा हमेशा। और क्या होगा कि हमेशा अकेलापन रहेगा, रोना आएगा, एंजाइटी होगी, यानी अकेलापन, अकेलापन रहेगा, रोना आएगा ना। और क्या होगा, एंजाइटी रहेगी ना, एंजाइटी रहेगी। और क्या कह सकते हैं कि बहुत चिंता होना, बहुत चिंता होना, बहुत चिंता होना। और क्या है, मतलब जो मतलब किसी से कोई उम्मीद ना होना, किसी से कोई आशा नहीं है, वो अपने आप को क्या करती हैं, अपने आप को असहाय मानती हैं, यानी मतलब असहाय, असहाय ना, असहाय। और क्या है, महसूस करना, महसूस करना, किसी काम पर फोकस नहीं, फोकस नहीं, यही क्या है, बेबी ब्लूज है। हमने क्या समझा, जो बेबी ब्लूज है इसमें ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि माँ जो है वो अगर जैसे उनकी सारी इच्छाएं जो पहले थी, प्राथमिकताएं, हमने ये समझा ना कि सब कुछ एक माँ बनने के बाद, एक बेबी होने के बाद, एक जिम्मेदारी आने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और बहुत से परिवर्तन होते हैं, सिर्फ एक दो परिवर्तन नहीं, बहुत ज्यादा, पूरी कसते पूरी लाइफ जो है वो सब कुछ क्या है, बदल जाती है। आप अपने अनुसार, जैसे कि आप पहले उठते बैठते रहे हो वो नहीं कर सकते, आप अपने अनुसार खा भी नहीं सकते, जब आपको भूख लगी तभी नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि हर चीज टाइम जो है, जैसे कि अगर आप कोई क्या है वर्किंग वूमेन हो, कोई जॉब कर रही हो, तो सब कुछ क्या है एक बच्चे के द्वारा मतलब उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, मजबूरी होती है ना। और अगर आप वर्किंग वूमेन हो तो और माइंड पे क्या होता है, प्रेशर होता है कि वहां पर भी जाना है, वहां पर भी मैनेज करना है, यहाँ पर बच्चे को देखना है, या बच्चा वहां पर भी आप रहेंगी तो वहां का चिंता, वहां की टेंशन अलग रहेगी, और घर की टेंशन अलग रहेगी कि बच्चा कैसे होगा, वो कुछ खाया होगा कि नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी उलझने, ऐसी कह सकते हैं कि दिक्कतें आती हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर बच्चा की तबीयत खराब हो गई है, किसी कारणवश बच्चा जो है नहीं सोया, उसकी खेलने का मन है, उसको सोने का मन नहीं है, तो आपको भी उसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये तो क्या होती है, ये सब दिक्कतें आती हैं, वो बहुत झुंझला जाती है ना। यही हमने कहा कि हमेशा डिप्रेशन रहेगा, अग्रेसिव होना, वो किसी किसी बात पे चिढ़ जाएंगी, मतलब कब कब उनको रोना रोना आएगा, कब वो हंसेंगी, मतलब हमेशा क्या है शांत रहने लगेंगी, वो हमेशा क्या है डिप्रेशन में रहेंगी ना। और क्या है, बिना कारण रोना, किसी काम पर क्या है ध्यान न लगना, कहीं काम कर रही है लेकिन ध्यान लगा हुआ है, वहां पर बेबी है, वहां पर क्या है रो रहा होगा, या ऐसे मतलब कोई काम पर अब क्या है ध्यान नहीं लगता, ठीक है। और क्या है, दुखी होना। तो ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बेबी ब्लूज है क्या, और ये क्या बच्चे के कुछ, बच्चे होने के या कह सकते हैं डिलीवरी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। ये ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी परेशानियां हैं कि जब अपने आप को क्या है उस तरीके से मजबूत नहीं कर पाती, स्ट्रांग नहीं बना पाती हैं महिलाएं, तो ये ऐसी दिक्कतें आती हैं। और ऐसी दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि बहुत से परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन अगर आसानी से कोई नहीं कर पाता है, नहीं मैनेज कर पाता है, तो ये झिझलाहट हो गया, परेशानी हो गई, डिप्रेशन हो गया, दुखी होना हो गया, कब रोने का मन होगा, नींद नहीं पूरी होगी, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आएंगी, सिर दर्द हो रहा है, तबीयत अगर क्या है
सोएंगी नहीं, नींद नहीं पूरी होगी, मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां आएंगी। तो ये सब क्या है, ये सब पीपीडी यानी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ये इधर है, और ये क्या हमने समझा, ये बेबी ब्लूज है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे बच्चे के पालन पोषण की विधि। चलिए देखते हैं कि बच्चे के पालन पोषण की का तरीका जो होता है, ये मतलब अगर आप बच्चे के पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है बच्चे के फ्यूचर पे, या बच्चा किस तरीके का बच्चे का व्यक्तित्व होगा ना। अगर आप क्या है उनको परवरिश अच्छी तरीके से दे रहे हैं, उनकी परवरिश, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ये बच्चे के मतलब व्यक्तित्व पर बहुत असर डालता है। इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, हमने क्या समझा कि बच्चे के पालन पोषण का तरीका, पालन पोषण का तरीका, बच्चे के पालन पोषण का तरीका बच्चों के व्यक्तित्व पर, बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या करता है कि गहरी छाप, बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ता है, गहरी छाप छोड़ता है। हमने क्या समझा कि बच्चे के पालन पोषण का तरीका बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या करता है कि गहरी छाप छोड़ता है। ठीक है, गहरी छाप छोड़ता है। जिन माता पिता के द्वारा सही तरीका नहीं चुना जाता, जिन, अगर कह सकते हैं कि जिन माता पिता के द्वारा पालन पोषण का अगर सही तरीका आपने नहीं चुना, सही तरीका नहीं चुना जाता ना, नहीं चुना जाता, तो उस बच्चे का व्यक्तित्व विकसित नहीं कर पाता, यानी अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो पाता ना। वो क्या है कि बच्चे का सही तरीके से व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाता, सही तरीके से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। इसीलिए कहा गया है कि माँ क्या होती है, माँ प्रथम शिक्षिका होती है। माँ कौन है, तो माँ जो है वह प्रथम शिक्षिका होती है। माँ प्रथम क्या है, प्रथम शिक्षिका होती है ना, होती है। और परिवार क्या है, तो परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है ना। तो हमने क्या समझा, ये देखिए कि बच्चे के पालन पोषण का तरीका हम लोगों जानते ही हैं कि देखिए बच्चे को जन्म देना बहुत आसान है, लेकिन उनकी परवरिश करना, उनके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि अगर आपने जिस टाइम जो नींव है, उसी टाइम क्या है कि आपने अगर उसी टाइम आपने सही तरीके से फोकस करके उस तरीके से बच्चे का निर्माण नहीं किया, तो बच्चा वही क्या है, उसके बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, वो अच्छा नहीं बन पाता, वो अच्छे तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। और वो जब बुरे तरीके से उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि बाद में क्या है, सिर्फ पछतावा रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब बच्चे के पालन पोषण का तरीका क्या होता है, बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। और जिन माता पिता जो है बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाते, सही तरीके से उनकी परवरिश नहीं कर पाते, सही तरीके से उनको ज्ञान नहीं दे पाते, सही तरीके से सीख नहीं दे पाते, और इसीलिए देखिए कहा गया है कि माँ जो है प्रथम शिक्षिका होती है। पहले शुरुआत कहाँ से होती है, माँ से होती है। परिवार क्या है, प्रथम पाठशाला है। परिवार में बच्चा रहता है, बहुत सी चीजें सीखता है, तब वो बाहर की चीजों से वो जुड़ना शुरू करता है ना। तब उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ और क्या है स्कूल ही बहुत मायने रखते हैं, तो क्या है मतलब जो परिवार ही बहुत मायने रखते हैं, वो बाहर के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत माँ से होती है। फिर क्या है, वो परिवार के बीच में सबको समझने की कोशिश करता है। तो इसीलिए क्या है कि एक माँ का मतलब सही तरीके से संस्कार देना, सही तरीके से उसके मतलब उसको ज्ञान देना, ये बहुत मायने रखता है एक बच्चे के व्यक्तित्व के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अति संरक्षण देने वाले माता पिता। अति संरक्षण देने वाले माता पिता ये कौन होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो यानी पेरेंट्स ऑफ ओवर प्रोटेक्शन एटीट्यूड ना। तो इसको समझेंगे, अति संरक्षण देने वाले माता पिता, अति संरक्षण देने वाले माता पिता। चलिए इसको समझते हैं, यानी क्या हुआ, पेरेंट्स ऑफ ओवर प्रोटेक्शन एटीट्यूड। ठीक है,
अब आगे देखते हैं अति संरक्षण देने वाले माता पिता में क्या होता है। यह पालन पोषण की ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें माता पिता बच्चे को आवश्यकता से अधिक संरक्षण देते हैं। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को आवश्यकता से अधिक संरक्षण देते हैं। ठीक है, जिसमें माता पिता बच्चे को आवश्यकता से क्या होते हैं कि अधिक संरक्षण देते हैं, आवश्यकता से अधिक लाड प्यार देते हैं। तो क्या है, क्या ये बहुत अच्छी चीज है? नहीं ना। तो ये क्या है, अधिक संरक्षण देने वाले माता पिता, ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। जिसमें माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक संरक्षण देते हैं, आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं, लाड प्यार देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाड प्यार देते हैं, जिससे बालक क्या है, उसके अगर क्या है आवश्यकता से अधिक, बच्चा जो है खुद खाने जा रहा है, नहीं लाओ हम खिला दें। ठीक है, कुछ करना चाह रहा है, उसे चोट लग गई, नहीं उसको तुरंत दौड़ के क्या करिए, उठा लीजिए। ठीक है, हर चीज के लिए। जैसे कि पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, बच्चों में ये चीजें थी, कुछ अगर घर में छोटी सी चीज को लेके बस हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि बच्चों को कुछ खाने के लिए चीज दी जाती थी ना, तो क्या होता था कि घर में जो चीजें बनी वही चीजें खानी है, तो बच्चे के पास क्या है, वही ऑप्शन ही रहता था कि ये जो बना है यही मुझे खाना है। ठीक है, अब क्या, अब पहले क्या था कि जो बन गया है वही खाना है घर में, इस तरीके से मतलब होता था, पहले सबके घरों में होता था। आप अपने टाइम पे सोचेंगे कि मतलब अपने माँ से, अपने घर के सदस्यों से पूछेंगे तो यही चीज थे। पहले क्या है, जो चीजें बन गई वही चीजें घर में, एक चीजें बन गई खाने के लिए, तो क्या है वो सब लोग खाते थे। अब आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं तुम्हारा क्या खाने का मन है, जो खाने का मन है मैं वही बना दूँ ना, जो खाने का मन है चलो ठीक है, तुम अगर मॉल में लिवा जाएंगे, अच्छा क्या चीज चाहिए, मतलब क्या है, हर चीज बच्चे की इच्छा के अनुसार हो रहा है कि बच्चा ये चीज चाह रहा है, इस पे हाथ रख दिया तो बच्चे को वो चीजें उठा के दे दो। क्या ये बहुत अच्छा तरीका है? नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हर चीज क्या है, बच्चे के हिसाब से। फिर जब बच्चे को कभी कोई ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि समय जो है वो बदलता रहता है, कभी बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है कि जब बच्चे को खुद से डिसीजन लेना पड़ता है, खुद से निर्णय करना पड़ेगा, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, तो बच्चा उसमें सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है, उसको खुद से स्वावलंबी बनाइए, खुद से करना सिखाइए, सब कुछ मतलब खुद मतलब समझना सिखाइए, हर परिस्थिति में रहना सिखाइए उसको। ये नहीं कि उसकी जो इच्छा हो गई सब उसके मन के हिसाब से कर दिया गया, वो ये चीजें मांग लिया, उसको वो चीजें लाके आप दे दीजिए। ठीक है, तो बच्चे को ये दिखाइए कि नहीं ये चीजें बनी है, ये सबके के हिसाब से बनी है, इसको तुमको भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो बच्चे को शुरुआती से सिखाएंगे तो ही क्या होता है, बच्चे का एक दिन व्यक्तित्व जो होता है वो निखरता है। ठीक है, और धीरे धीरे आप सोचेंगे बड़े होने पर एकाएक बदलाव कर लिया जाए, तो ये संभव नहीं होता है। जो शुरुआती दौर पे आप बदलाव करेंगे वही बदलाव होता है वो संभव हो जाता है, वही चीजें अच्छी होती है ना। तो ये आप लोगों ने समझा कि अति संरक्षण देने वाले माता पिता ये भी क्या होता है, ये भी अच्छे नहीं होते हैं, जिसमें माता पिता बच्चे को आवश्यकता से अधिक प्यार देते हैं, आवश्यकता से अधिक लाड प्यार देते हैं, संरक्षण देते हैं, यानी कह सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, बालक के खुद की क्षमता का विकास नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, जिससे बालक के खुद की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, बालक किसी परिस्थिति में शीघ्र, कोई परिस्थितियां आएंगी शीघ्र बेचैन हो जाएगा, और ऐसा नहीं कभी कोई भी व्यक्ति, कभी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई सोचे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कोई ऐसा नहीं होता कि कभी न कभी सबको अकेले डिसीजन लेना पड़ता है, अकेले बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ कोई जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए खुद से करना चाहिए, बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि वो खुद से डिसीजन ले सके, उसकी खुद की क्षमता का क्या हो सके, विकास हो सके। तो अगर पूछा जाए कि अति संरक्षण देने वाले माता पिता की अच्छी विधि है, तो ये अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, क्योंकि बालक किसी परिस्थिति में जल्दी बेचैन हो जाएगा, बहुत शीघ्र ही क्या होगा कि परेशान हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आप लोग सुनते भी होंगे क्या, थोड़ा सा पिता ने, अब आजकल के मतलब बच्चे ऐसे हो गए हैं और पता नहीं क्या मतलब चल रहा है कि मोबाइल पर देखकर, टीवी पे देख के ये सब चीजें हो रही हैं कि थोड़ा सा क्या है कि मतलब अभी पास के एक स्कूल में ही क्या कि मतलब वो भाई बहन थे, तो दोनों क्या है कि ऐसे बैठे थे और हाई स्कूल था या कोई, नहीं हाई स्कूल नहीं था, वो 7th क्लास था। तो बच्चे का नंबर कम आया, तो पेरेंट्स ने आया
पेरेंट्स आए तो वो बोले कहे कि आपका नंबर जो है वो कम है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या है, इस तरीके से नहीं बोला होगा, थोड़ा बहुत माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने डांट लगा दी, ठीक है। और बच्चे ने क्या किया कि सुसाइड कर लिया, ठीक है। वो ऊपर से छत पे जाकर वो क्या किया, नीचे कूद गया। क्या सोचिए, थोड़ी सी बातों पर, इतनी छोटी सी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी, बहुत सी गहरी गहरी बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे? नहीं। तो इस तरीके से बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताइए। सोचिए 7th क्लास का बच्चा, अभी कितनी फटकार उसको लगी होगी, कितनी डांट लगी होगी। और हम लोग के टाइम तो कितने बच्चों को मार पड़ती थी, सब कुछ कितना डांटा जाता था, पग पग पे वो डांट खाते थे। और अब के बच्चे तो इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ना, इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों के लिए अरे संरक्षण इस तरीके का मत बनाइए कि बच्चे जो हैं वो छोटी सी बातों को बर्दाश्त न कर पाए। और क्या है, अगर आप पढ़ने के लिए डांट दीजिए तो वो सुसाइड कर ले, या मान लीजिए अगर ठीक है वैसे उसका नंबर कम आया, नहीं मान लीजिए नहीं डांटना चाहिए था, अगर डांट ही दिया तो इसमें ये चीज करने की क्या जरूरत थी ना। तो अगर डांट भी दिया उसको, ठीक है, उनको समझाना चाहिए था, लेकिन तब भी ये चीजें सही नहीं है। वो थोड़ी सी बातों पर क्या हो गए, बेचैन हो जाते हैं। और उनके यही मतलब सबका निचोड़ यही निकला कि जिससे क्या होता है, जिससे बालक के खुद की क्षमता का क्या होता है, विकास नहीं हो पाता है। आगे हम लोग देते हैं अति कठोर माता पिता। क्या ये बहुत अच्छी चीजें हैं? अति कठोर अति कठोर माता पिता, ये क्या होते हैं? ऐसे माता पिता बच्चों को आवश्यकता से अधिक कठोर नियमों का पालन करवाते हैं। देखिए ये भी अच्छी चीज नहीं है। ऐसे माता पिता क्या करते हैं? ऐसे माता पिता आवश्यकता से अधिक ऐसे माता पिता आवश्यकता से अधिक कठोर नियमों को लगा देते हैं, कठोर नियमों को लगा देते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है, जिससे बच्चा क्या होता है कि कुंठाग्रस्त और क्या होता है कि आक्रामक होगा, और क्या होगा, निर्दयी होगा, ठीक है। और क्या होगा कि निर्दयी हो जाते हैं। यह भी अगर पूछा जाए क्या ये सही है, तो ये भी सही नहीं होता है। देखिए इतने कठोर नियम भी बच्चों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो खुद से प्रयास करके सीखते हैं। तो बहुत सी गलतियां ऐसी होंगी, बहुत से प्रयास करना चाहेंगे कि वो गलत होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप उस पर इस तरीके का कठोर नियम लगा दीजिए कि वो अगर वो कोई गलती करके भी आए तो आपको बताने पर वो डरे ना। इस तरीके से छूट भी मत दीजिए कि नहीं तुम जाओ, जो करो वो हम समझ लेंगे। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और ये भी नहीं सही है कि अगर तुम करके आए तो मैं गर्दन काट दूंगा। अगर बच्चे को क्या है, अगर मतलब कोई गलती कर दिया तो वो आपसे बताने में इतना डर लग रहा है कि वो अंदर से सहम गया है, वो अंदर से सहम हो गया है, बच्चा अंदर से कुंठित रहने लगा है, कुंठाग्रस्त। वो अपनी बात को सबके सामने रख नहीं सकता अपनी। और जब ये चीजें व्यवहार में बदलती मतलब धीरे धीरे आती है ना, तो ये बहुत ही गलत होती है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, अति कठोर माता पिता, यह कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो छूट देते हैं वो भी क्या होते हैं, पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, बच्चा कुंठाग्रस्त होगा, आक्रामक होगा और क्या होगा, निर्दयी होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं कि पक्षपात करने वाले माता पिता। पक्षपात करने वाले माता पिता। चलिए देखते हैं ये पक्षपात करने वाले माता पिता, यानी यह पालन पोषण की ऐसी विधि जिसमें क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ही बच्चों में पक्षपात करते हैं। क्या करते हैं कि अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं, अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं, उनके व्यवहार में भेदभाव करते हैं। या कह सकते हैं ऐसी स्थिति में बच्चे के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो पक्षपात करने वाले माता पिता यानी अपने बच्चों के पक्षपात करते हैं, अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं। अब देखते होंगे कि अब पता नहीं बहुत से ऐसे घरों में होता है कि अभी कोई खाने वाली चीज आ गई या कोई चीज हो गया,
तो इसमें क्या होता है कि वो अगर कोई बेटा है ना, तो उसको क्या है, दो चीजें दो दे देंगे। मतलब हम बता दें कि मैंने बहुत से घरों में ये चीजें देखी हैं कि अगर बेटा है तो उसको क्या करेंगे, दो दे देंगे, ठीक है, खाने वाली चीज है, या दो मिठाई आ गया, या कुछ कुछ ऐसे, अगर बुक भी आ गई, ठीक है, अगर वो छोटा है, या कोई कपड़ा है अगर वो छोटा है, ठीक है, उसको दे दो, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से, या अगर कहते हैं कि मतलब इस तरीके से पक्षपात किया जाता है, उसको दो दे दो, या लड़की है उसको मत दो ना, लड़की है उसको एक ही दे दो, वो लड़की है चलो ठीक है, वो भैया है या उस बड़ा है, या कह सकते हैं कि वो लड़का है ना, अगर लड़की को देके प्राथमिकता दी जाती है तो भी ये चीजें क्या आती हैं, मतलब बच्चों के मन में क्या होती है, ईर्ष्या के भाव, ये चीजें उत्पन्न हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कहीं का न्यूज़ था कि उसमें एक मतलब भाई बहन रहते हैं, तो भाई तो उसको पढ़ने के लिए कोचिंग में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन एक अगर वो लड़की रहती है उसे पढ़ने के लिए क्या होता है, कोचिंग में एडमिशन नहीं दिया जाता है, या उसकी पढ़ने की चाह भी रहती है, वो चाहती है कि वो तैयारी करे, पढ़ाई करे, और लेकिन उसके बाद भी क्या है कि उसको पढ़ने के लिए छूट नहीं मिलती है। तो ये क्या है, ये पक्षपात ही तो हो रहा है। अगर बच्ची पढ़ना भी चाह रही है तो भी उसको ना पढ़ाओ, वो बेटा है, वो लड़का है, तो उसको पढ़ा दो ना, उसकी भी इच्छा बहुत है, हो सकता है कि वो उससे ज्यादा मेहनत करके वो अपने आप को मतलब उस काबिल बना पाए, लेकिन आप उसको क्या है कि लड़की है चलो ठीक है, इसका पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, इसको मत पढ़ाओ। तो क्या ये अच्छी चीज है? ये भी पक्षपात वाली बातें भी क्या होती हैं कि अगर माता पिता अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं तो भी ये अच्छा नहीं होता है। आगे देखते हैं तिरस्कार करने वाले माता पिता। अब तिरस्कार करने वाले यानी ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तिरस्कार करने वाले माता पिता जो बच्चों को क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। उनके कार्य को क्या करते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते। देखिए बच्चा चाहे जो भी चीजें बनाए, अगर वो ठीक है, उसको बोलने का एक तरीका होता है कि अगर उसने कुछ बनाया, मान लीजिए पहली बार उसने प्रयास किया, तो आप कहिए नहीं अच्छा नहीं है, हटाओ इसको, क्या बनाए हो ना। एक बोलने का कहते हैं ना टोन, हम किस लहजे में बोल रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है ना। अगर आप ये कहिए कि नहीं बहुत अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा प्रयास और करोगे तो ये और अच्छा बना सकते हो, ये तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, मैं देख रहा हूँ कि, या मैं देख रही हूँ कि इससे अच्छा तुम कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें देखिए, दोनों कहने का तरीका है, दोनों में आपने ये कहा, एक में आपने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, उसकी बातों को सुना नहीं। कभी कोई बच्चा आपसे कोई बात कहने आए, नहीं अभी नहीं सुनना है ना, या तो अभी नहीं सुनना है, अभी थोड़ी देर बाद आके बात कर लेना। मतलब क्या है, देखिए वही बातें बोली जा रही हैं, लेकिन हम किस तरीके से किस लहजे में बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। चाहे और बड़ा कह सकते हैं, बड़े से बड़े काम आप क्या है बोलने के तौर तरीके से आप क्या है काम करवा सकते हैं, और बड़े से बड़े काम को आप बिगाड़ सकते हैं सिर्फ अपने बोलने के लहजे से ना। तो ये क्या है, वही चीजें हैं कि तिरस्कार करने वाले माता पिता यानी माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, अनदेखा करते हैं। उनके कार्य को क्या करते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते, उनके कार्य को क्या करते हैं कि प्रोत्साहन नहीं देते हैं, ठीक है। उनके कार्य में कई बार जो उन्होंने कार्य किया है उनके कार्य को क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, उनके कार्यों की उपेक्षा करते हैं, जिससे बच्चों के आत्मसम्मान को क्या पहुंचती है, ठेस लगती है, जिससे बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा निर्दयी बन जाता है, ठीक है, झूठ बोलने वाला बनता है, और क्या बनता है कि ईर्ष्या ग्रसित ना। अब जैसे कि आप लोग बताइए, बहुत से घरों में ऐसा होता होगा कि वो क्या करते हैं कि जब अगर मान लीजिए छोटी सी चीज से हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं उसको, अगर बच्चा जो है कोई फिगर बनाया या कुछ लिखा उसने, तो अगर क्या है आपने एक बार डांट लगा दी कि ये क्या लिखे हो, इस तरीके से अच्छा नहीं बना है, और अगर क्या है बच्चा जो है वो इस तरीके से क्या करेगा, वो झूठ बोलना सीखेगा, वो क्या करेगा किसी और से बनवा के लेकर आएगा और कहेगा ये मैंने बनाया है, ये बनाई ना। क्योंकि बच्चे को ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप जो है ये किसकी
कोहलबर्ग की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें ये है ना कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब बच्चा कोई ये कार्य करता है वो इसी वजह से करता है कि उसे क्या बनना है, अच्छा बनना है। उसको बस मतलब ये शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा, गुड गुड। अभी देखिए पहले के टाइम में अगर आप लोगों ने क्या है कुछ नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहे होंगे, तो अगर क्या है कोई फिगर बना के, ये बहुत अच्छा लगता है कि क्या मतलब मैम ने क्या दे दिया, वेरी गुड दे दिया, क्या है कि गुड दे दिया, टीचर ने क्या है गुड दे दिया। तो ये क्या है, ये बच्चे को बहुत पसंद आता है, अरे मुझे आज टीचर ने ये दिया है। बच्चा क्या है, बच्चा इतने में ही इतना खुश से खेलता है, उसको पता नहीं क्या मिल गया है ना, उसको वेरी गुड मिल गया, गुड मिल गया। तो मतलब इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या होता है कि अगर आप बच्चे को बार बार क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, झूठ बोलने वाला बनता है। इसलिए बच्चे को क्या करिए, उसकी हर बातों पे अनदेखा मत करिए, उसको उसकी बातों को सुनिए, उसको समझाइए, ये चीजें सही होती हैं। उसे एकदम खुला, उसको पूरी तरीके से छूट मत दे दीजिए, उसका बार बार तिरस्कार मत करिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब अच्छी विधि नहीं है, ठीक है। और अगर देखें प्रजातांत्रिक माता पिता, प्रजातांत्रिक माता पिता, प्रजातांत्रिक तांत्रिक माता पिता, यानी कह सकते हैं क्या, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, ठीक है, प्रजातांत्रिक माता पिता। अच्छा, हम ये प्रजातांत्रिक माता पिता की बात करेंगे, यानी ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों पर क्या करते हैं, समय समय पर, ऐसे माता पिता, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों पर समय समय पर क्या करते हैं, डांटना, अनुशासन, प्यार करना, प्यार, समय समय पर क्या करते हैं, डांटना, अनुशासन, टाइम टाइम पर क्या करते हैं, उनको अनुशासन लगाना, अनुशासन ना, और क्या होता है, समझाना, समझाना, ये सब नियम अपनाते हैं। तो ऐसी शैली माता पिता तथा बच्चे का क्या होता है, रिश्ता जो होता है वो मधुर बनता है। यानी आप कह सकते हैं ये विधि जो होती है वो अच्छी होती है, प्रजातांत्रिक माता पिता। यानी आप बच्चे को जहाँ जरूरत हो वहां पर डांट भी दीजिए, तो बच्चे को समझाइए भी। समझाना बहुत सबसे अच्छा होता है कि बच्चे को आप समझाइए, बच्चे को टाइम दीजिए। अब आज के पास टाइम, अगर आज के समय में देखिए तो टाइम ही तो नहीं रह गया है, किसी के पास टाइम है। अगर पेरेंट्स गए भी तो वो क्या है कि मोबाइल जो है, कहीं मोबाइल वो चला रहे हैं, कहीं बच्चा जो है कुछ कर रहा है। बच्चे को कम से कम घर आने के बाद 1-2 घंटे का, 3 घंटे का आपके पास घर आने के बाद टाइम ही कितना मिलता है ना। अगर कोई 7 बजे घर आया होगा, 8 बजे घर आया होगा, तो कितना टाइम मिला, जो भी टाइम मिला तो मोबाइल पे ना टाइम देकर किस पर, बच्चों पर, अपने परिवार पर टाइम दिया जाए। क्योंकि समय जो होता है, कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, समय सब कुछ बदल सकता है। आप अगर किसी को समय देते हैं तो अगर क्या है, कोई हमेशा समय नहीं मांगता। आप देखिए एक एज होती है कि बच्चे जब आपके पास बैठना पसंद करेंगे, बच्चे आपके साथ खेलना पसंद करेंगे, बच्चे आपके साथ रहना पसंद करेंगे। क्या बड़े हो जाएंगे तो ये चीजें रहेंगी नहीं ना, सब कुछ बदल जाएंगे। तो हर समय पे प्राथमिकताएं भी चेंज होती रहती हैं। तो क्या करिए कि बच्चे को, ऐसे माता पिता जो बच्चे को अपने समय समय पर क्या करते हैं, प्यार करते हैं, समय समय पर डांटते हैं, उन्हें अनुशासन में रखते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो ये क्या होती है, ये बहुत अच्छी स्टाइल होती है, अच्छा तरीका होता है कि पालन पोषण का, ठीक है। इससे बच्चा क्या होता है, इससे बच्चा जो होता है वो साहसी बनेगा, साहसी बनेगा, और क्या होगा, परोपकारी बनेगा, परोपकारी बनेगा, और क्या होगा, निर्णय शक्ति वाला बनता है, निर्णय शक्ति वाला बनता है, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये प्रजातांत्रिक माता पिता हो गया। अब आगे देखते हैं प्रभुत्वशाली माता पिता। प्रभुत्वशाली माता पिता यानी प्रभुत्वशाली माता पिता। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे माता पिता जिनका स्वभाव क्या होता है, अधिक कठोर होता है। यानी जो माता पिता का क्या होता है, माता पिता का स्वभाव क्या होता है, अधिक कठोर होता है, कठोर होता है, ठीक है। ऐसे माता पिता जिनका स्वभाव क्या होता है, अधिक कठोर होता है, जो क्या करते हैं, जो तानाशाही उनको पसंद होता है। मैंने जो कह दिया, मैंने कह दिया कि ये टाइम इसी टाइम पे करना है, मैंने कह दिया ऐसे ही करना है,
तो वो चीजें जिनको क्या होता है तानाशाही करना पसंद होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, अच्छी नहीं होती। तानाशाही करना पसंद पसंद होता है, ठीक है। जिनका स्वभाव क्या होता है, माता पिता का स्वभाव क्या होता है, कठोर होता है, और जिनको तानाशाही करना पसंद होता है, ठीक है, जिनको क्या होता है कि तानाशाही करना पसंद होता है, मतलब वो तानाशाही रवैया अपने बच्चों पर अपनाते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, कठपुतली की तरह, बच्चों को क्या करते हैं, कठपुतली की तरह बनाकर रखते हैं, कठपुतली की तरह बच्चों को बनाकर क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये प्रभुत्वशाली माता पिता कहे जाते हैं, रखते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होंगे, अति संवेदनशील होंगे, अति संवेदनशील, हीन भावना, और क्या कह सकते हैं, कुंठित यानी कुंठाग्रस्त वाले बच्चे होंगे, ठीक है। ये प्रभुत्वशाली माता पिता, यानी सबसे अच्छी विधि कौन सी थी, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, कि टाइम पर आप उनको समय पर जहां जरूरत पड़े आप डांट भी दीजिए तो प्यार भी करिए। ऐसा नहीं कि बच्चे कभी डांट ही ना खाएं ना, ये भी सही नहीं है कि बच्चा कभी डांट ही नहीं खा रहा है, ठीक है। बच्चे को कभी डांटिए तो कभी प्यार भी कीजिए, बच्चे को समझाइए, बच्चे के पास टाइम दीजिए, बच्चे को उनको समझा कर उनसे बातें करिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि डायना किसके अनुसार, तो डायना न्यूमरिड, इनके अनुसार ना, इनके अनुसार प्रसिद्ध विधि है जो कि पूछी जाने वाली है। इन्होंने, ये क्या है, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, क्या थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पालन पोषण की कितनी विधि दी है, 4 विधियां दी हैं, 4 विधियां दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, ठीक है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से, डायना न्यूमरिड ने कितनी, तो डायना न्यूमरिड ने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या है, जिन्होंने बच्चे के पालन पोषण की 4 विधियां बताई हैं। तो पहला क्या है, इसको देखेंगे, पहला है अथॉरिटेटिव, स्टाइल, यानी कह सकते हैं क्या होता है, अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है। और ये क्या होता है, यानी इसका नाम है अनुशासनात्मक शैली, अनुशासनात्मक शैली। सेकंड नंबर पर आता है क्या, कि अथॉरिटेरियन स्टाइल, ठीक है। इसका नाम है प्रभुत्वशाली, ठीक है। थर्ड नंबर की बात आती है क्या, कि परमिसिव स्टाइल, और इसका क्या नाम है, कि छूट देने वाले, ठीक है, छूट देने वाले, ठीक। और कह सकते हैं कि अनुमतिपूर्ण शैली। और चौथे नंबर पर आता है क्या, कि अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल। ये क्या है, ये असम्मिलित, और क्या बोल सकते हैं इसको, उपेक्षात्मक। क्लियर हुआ। तो ये जो है, ये 4 शैलियां किसने दी हैं, डायना न्यूमरिड ने, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने ये 4 प्रकार के पालन पोषण की 4 विधियां दी हैं। कौन, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, और देखिए इसका इंग्लिश वर्ड जो है वही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत से नाम आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, और क्या है, अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल है, ठीक है। ये 4 हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला हम लोग देखेंगे अनुशासनात्मक शैली। इसमें यह कह सकते हैं इसको, कि यह पालन पोषण की, क्या कह सकते हैं, कि सबसे अच्छी शैली है, पालन पोषण की सबसे अच्छी शैली है, ठीक है। ये पालन पोषण की कौन, टेटिव वाली, जो अथॉरिटेटिव है वो
सबसे अच्छी शैली है। 3 जो है इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है, तो पालन पोषण की यह जो होती है यह सबसे अच्छी शैली है। बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाते हैं, मतलब माता पिता क्या होते हैं, माता पिता बच्चे पर दबाव नहीं बनाते हैं। उनकी इच्छा शक्ति व रुचि का ध्यान रखते हुए, इच्छा शक्ति व रुचि का ध्यान रखते हुए ना ही कोई निर्णय लेते हैं। यह बच्चे की क्या करती है कि यह बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने वाली शैली है, यानी क्या करती है, बच्चे के व्यक्तित्व को निखारती है, बच्चे के व्यक्तित्व को निखारती है। हमने क्या समझा, अथॉरिटेटिव यानी अथॉरिटेटिव स्टाइल अनुशासनात्मक शैली क्या होती है कि ये बहुत अच्छी शैली होती है। इसमें बच्चे के ऊपर क्या होता है, माता पिता बहुत दबाव नहीं डालते हैं या उनकी इच्छा शक्ति व रुचि का ध्यान रखते हैं, और क्या होता है कोई निर्णय लेते हैं, और क्या होता है ये बच्चे के व्यक्तित्व को निखारती है। ठीक है, निखारने वाली शैली है। इसमें बच्चा क्या होता है, सहयोगी होगा, आत्मविश्वासी होगा ना, उसके अंदर खुद से विश्वास रहेगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर खुद करने की चाह बढ़ेगी, यानी बच्चा क्या है, आत्मविश्वास से भरपूर होगा और निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित होगी। ठीक, क्लियर हुआ। और क्या होगा कि वो किसी समस्या का समाधान भी कर सकता है। ये तो अथॉरिटेटिव की बात हो गई। चलिए यहीं पर देखते हैं सेकंड नंबर पर कौन सी शैली है, तो है अथॉरिटेरियन। ठीक है, अथॉरिटेरियन स्टाइल यानी प्रभुत्वशाली। और अभी हम लोगों ने इसको समझा है कि ऐसी पालन पोषण विधि जिसमें क्या है कि जिसमें बच्चे के द्वारा किया गया सारा कार्य माता पिता के किस पे, माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी माता पिता क्या है, अपना प्रभुत्व जमा के रखते हैं, सारा कार्य यानी माता पिता की इच्छा पर बच्चा सारा कार्य करता है। ठीक है, मतलब माता पिता की इच्छा पर बच्चा जो है सारा कार्य करता है, उसी पर निर्भर है। और क्या होता है, माता पिता अपने बच्चे को मतलब क्या है, पूरा नियंत्रण में रखते हैं, पूरा मतलब प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। वो अगर कहते हैं कि बच्चा जो है इस तरीके से चले, तो कह सकते हैं वो कठपुतली वाला, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बच्चे को क्या है कठपुतली की तरह बनाकर रखते हैं, तो यही क्या है अथॉरिटेरियन शैली है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। बच्चे के अंदर क्या आती है, हीन भावना। वो कभी बच्चा जो है खुद से कुछ कर नहीं सकता, खुद से सीख नहीं सकता, खुद से करने की चाह खत्म हो जाएगी, खुद उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो वो क्या है, परमिसिव। जो 4 शैली हैं, एक हमने देखा अथॉरिटेटिव जो कि बेस्ट शैली है, और दूसरा हम लोगों ने देखा अथॉरिटेरियन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रभुत्वशाली। माता पिता पूरा क्या है, प्रभुत्व जमाए हुए हैं, कठपुतली की तरह क्या है बच्चे को नचाते हैं, ये ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ क्या है, बच्चा इसमें कोई उसके अंदर हीन भावना रहेगी, बच्चा कुछ खुद से कर नहीं पाएगा ना, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी। तो अब दो स्टाइल हो गई। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं परमिसिव, यानी पूरी तरीके से छूट। परमिसिव यानी कह सकते हैं कि इसमें अति छूट देने वाला, चाहे जो कर रहे हैं बच्चे, माता पिता को कुछ नहीं देखना है न टोकना है। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार के पालन पोषण में कह सकते हैं कि माता पिता जो है बच्चों की सारी बात, बच्चों की सारी बात मानते हैं। ठीक है, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, हमेशा। बच्चा कुछ गलत करके आया तो भी बहुत अच्छा किया, ठीक है, गलती करके आया तो क्या हुआ, उसको मार के आया तो क्या हुआ, हम है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तुमको बोल दे ये क्या है, ये परमिसिव है। तो हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब अरे ठीक है मेरा बच्चा है, हम उसकी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बाद में बच्चा जो है वही उसके व्यवहार में आ जाता है, तब वही चीजें क्या होती हैं, घातक बनती हैं। तब वही चीजें क्या होती हैं, बहुत बुरा लगने लगता है कि इस तरीके से उसने किया, मेरे साथ भी किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके अंदर क्या है कि अच्छे बुरे की समझ खत्म हो चुकी, वो क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, उसका व्यक्तित्व का सही तरीके से व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हुआ ना।
तो ये क्या है, ये परमिसिव है, यानी माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, सारी बातें मानते हैं और हमेशा क्या है, उनके पक्ष में क्या करते हैं कि खड़े रहते हैं, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, उनके पक्ष में क्या सही है क्या गलत है जो भी करेंगे, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोई डांट लगा दे। ये सब क्या है, ये सब बहुत अच्छी विधि नहीं है। तो परमिसिव विधि की बात करेंगे, ऐसी शैली में पहले बच्चे के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, और कोई भी हो डर होना जरूरी है, भले ही कोई कहे कि निडर बनो ना, डर होना जरूरी है, सही के लिए नहीं, गलत चीजों के लिए डर होना जरूरी है कि हम गलत काम करेंगे। और हर चीज के लिए देखिए, हर चीज के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर डर ही नहीं रहेगा तो समाज में बहुत सी बुराइयां फैलेंगी। चोरी कोई करेगा, कोई डर ही नहीं है, मैं चोरी कर रहा हूँ तो क्या हुआ, अगर व्यक्ति के अंदर डर है ना गलत चीजों के प्रति, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमको इस तरीके से मेरे समाज में बेइज्जती होगी, या समाज में अगर इस तरीके से सोचा जाता है कि समाज कहते हैं ना समाज की बुराइयां, तो समाज की कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। बहुत से कार्य व्यक्ति इसलिए नहीं करता, बहुत से गलत कार्य इसलिए नहीं करता कि समाज क्या कहेगा अगर हम इस तरीके से गलत कार्य कर गए ना, कि अगर देखिए, वरना इस तरीके से कोई किसी को चाहे जहां मार दे, कोई चाहे किसी के घर से रोज चोरी करके खा ले, या बाहर कोई सामान रखा है वहां से उठा ले, ठीक है, किसी को मार के निकल दिया, तो ये भी है ना कि समाज में जो समाज में अगर कोई व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है, देखिए वो जल्दी कोई गलत कार्य करने से डरता है, लेकिन जिसका कोई सम्मान ही नहीं है वो गलत कार्य बड़े आसानी से कर लेता है, ठीक है। कहते हैं कि अगर किसी चीज के कुछ अच्छाइयां हैं तो उस चीज की बुराइयां हैं अगर, तो अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि परमिसिव में क्या होता है, माता पिता बच्चों की सारी बातें मानते हैं, हमेशा उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, चाहे वो गलत करें या क्या है कि अच्छा करें, ठीक है। और क्या होता है कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का क्या होता है, डर नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे उपेक्षात्मक यानी अनइन्वॉल्व। और ऐसे माता पिता क्या कह सकते हैं, अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व शैली होती है ऐसे माता पिता बच्चों के किसी भी कार्य में, यानी माता पिता क्या करते हैं, माता पिता बच्चों के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होते, ठीक है। ऐसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वह आवश्यकता से अगर मतलब वह आवश्यकता तो पूरी कर देते हैं, आवश्यकता पूरी कर देते हैं, परंतु समय नहीं देते, परंतु क्या है, समय नहीं दे पाते। और बच्चा क्या करता है, बच्चा अकेला महसूस करता है ना, और जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का माता पिता के प्रति क्या होता है, इन लोगों के बीच संबंध खराब होता है, बच्चों के अंदर आदत पड़ जाती है, वो खुद करेंगे, खुद किसी से पूछेंगे नहीं, अपने मन में जो आएगा वो करेंगे। तो ये सब क्या है, अनइन्वॉल्व माता पिता क्या है, बच्चे को टाइम नहीं दे। हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि बच्चों को किसी भी रिश्ते को टाइम देना बहुत जरूरी है। आप जब घर पे आइए तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चों से बातें करिए, क्या हुआ, थोड़ा टाइम देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अपने समय में देखिए, अपने समय में क्या था कि जो मतलब क्या कोई मोबाइल था, कुछ नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था, तो इसीलिए क्या है कि बच्चों को टाइम देना जरूरी है। ये क्या है, अनइन्वॉल्व स्टाइल। इसमें क्या करते हैं कि माता पिता बच्चों के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होते, आवश्यकता पूरी कर देते हैं, मतलब पैसा दे देंगे, जो तुमको करना हो कर लो, आवश्यकता तो पूरी कर देंगे, लेकिन वो क्या है, बच्चों को किसी तरीके से मतलब समय जो है वो नहीं देंगे। चलिए, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गई पालन पोषण की विधि। हम लोगों ने कई प्रकार की विधियां देखी। डायना न्यूमिट के अनुसार हम लोगों ने 4 प्रकार की विधि देखी। सबसे अच्छी विधि कौन सी थी, अथॉरिटेटिव। कौन सी सबसे अच्छी विधि, अथॉरिटेटिव थी। और हम लोगों ने क्या देखा, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अनइन्वॉल्व, ये 4 प्रकार की शैली डायना न्यूमिट ने दी थी। और ये चारों के चारों क्या है, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन घुमा के आते हैं, हम क्या है इसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्या है, कल की जो हम लोगों की क्लास होगी वो किसकी होगी, अपगार स्केल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये अपगार स्केल यानी कह सकते हैं कि ये जो अपगार स्केल है ये किसी व्यक्ति का नाम है, और उनका नाम क्या है कि वर्जीनिया अपगार ने एक स्केल बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, अपगार स्केल। तो किसने बनाया था, वर्जीनिया
वर्जीनिया अपगार ने ये स्केल बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था, अपगार स्केल रखा था। ठीक है, और इस स्केल से 5 चीजों का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और यही अपगार में ही ये छिपा हुआ है। 5 चीजों का क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, APGAR, यानी APGAR कर सकते हैं, एक्टिविटी है A से, P से क्या है, पल्स है, यानी हृदय गति को नापते हैं, और G से क्या है, तो ग्लिम्स है, यानी कर सकते हैं प्रतिवर्ती जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उसको मापते हैं। और अगर ए की बात की जाएगी तो यहाँ पर अपीयरेंस है, यानी और क्या होता है, मतलब इसमें शरीर का रंग देखते हैं, स्किन रंग देखते हैं, स्किन टोन कैसा है बच्चे का, कहीं पिंक कलर है, बच्चा जब हुआ तो मतलब क्या है, पिंक कलर का है, या कह सकते कुछ नीला पड़ा हुआ है, किस तरीके से है। और यहाँ पर आर पे क्या देखते हैं, तो आर पे देखते हैं क्या, रेस्पिरेशन, क्या देखते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन देखा जाता है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, श्वसन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि शरीर का रंग देखते हैं, शरीर का रंग कह सकते हैं, त्वचा का रंग। और यहाँ पर जी से क्या देखते हैं, तो जी पर यहाँ पर देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया देखते हैं। यहाँ पर पी से पल्स देखते हैं, यानी कह सकते हैं हृदय गति देखते हैं, हृदय गति देखते हैं। यहाँ पर ए से क्या देखते हैं, एक्टिविटी, यानी पेशी क्रियाएं, बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा रो रहा है कि नहीं, यही तो देखते हैं कि बच्चा मतलब जब जन्म लिया वो रो रहा है कि नहीं, उसकी क्रियाएं कितनी हैं, यानी पेशी क्रियाएं, वो मतलब सारी क्रियाएं उसकी सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं, यही सब क्या होता है, ये 5 चीजों का नापा जाता है, मापते हैं किससे, अपगार स्केल से। तो इसका जो निर्माण किसने किया था, वर्जीनिया अपगार ने किया था। ठीक है, और इसकी क्लास जो होगी वो कल होगी, क्योंकि यहाँ से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था, और आप लोग भी पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जो है देखिए धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा है और एग्जाम आपके करीब है। और तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।